माय डियर स्टूडेंट, ये जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट है ये कलेक्टिव प्रॉपर्टीज, लेकिन पहले मैं आपको ना बॉइलिंग पॉइंट समझाना चाहता हूं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है। हम आमतौर पे क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। आई मीन द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड जस्ट स्टार्ट बॉइलिंग इज कॉल्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब टेक्निकली हमने समझना है कि लिक्विड कब बॉयल करना शुरू करता है। तो माय डियर स्टूडेंट, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होता है तब वो लिक्विड बॉयल करना शुरू करता है, और उस वक्त जो लिक्विड का टेम्परेचर होता है दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड। यानी दो बुनियादी बातें जो स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज होते हैं। पहली बात, ये जो बॉइलिंग पॉइंट की टर्म है ना, बॉइलिंग पॉइंट की टर्म हमें बताती है कि ये लिक्विड के लिए है, लिक्विड, और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। तो हम क्या कहेंगे कि वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड का वेपर प्रेशर, आई मीन वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to external pressure, external pressure। तो उस टेम्परेचर को हम उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ये आप चैप्टर नंबर 4 में भी स्टडी करके हैं। अब एक बात देखिए, जब आप ना किसी लिक्विड पर एक्सटर्नल प्रेशर इंक्रीज करते जाएं उसका बॉइलिंग पॉइंट पड़ता है। ये भी हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा है। यहां हम क्या स्टडी करेंगे, मेरे पास एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट, मैं उस सॉल्वेंट पे एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज मैं उस पे एक्सटर्नल प्रेशर लेता हूं 760 टॉर 1 एटमॉस्फेयर, और मैं सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर लेता हूं। अब मैं सॉल्वेंट में सोल्यूट ऐड करता हूं, सोल्यूट। माय डियर स्टूडेंट, जब हम सोल्यूट ऐड करते हैं ना, तो हमने पढ़ा है कि सोल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करता है। अब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज करते हैं। अब हमें क्या होगा, अब हमें इस सॉल्यूशन को इसके बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा, यानी इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। तो अब जो नया हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले यानी सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट इट इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और जितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ दैट इज कॉल्ड द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने पढ़ा है कि जितनी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट बढ़ाते जाओगे उतना डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। यही आज हम जानना चाहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस सारी बात को मैं ग्राफिकली आपके साथ डिस्कस करता हूं। तो आइए ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। ग्राफिकली मैं आपके साथ क्या शेयर करूंगा स्टूडेंट, ग्राफिकली मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि पहले मैं सॉल्वेंट का तज़किरा करूंगा। मेरे पास एक सॉल्वेंट है, मैं मुख्तलिफ टेम्परेचर्स पर उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मालूम करता हूं। प्योर सॉल्वेंट है, टेम्परेचर आप 25 देख लें, इस पर आप इसका वेपर प्रेशर ले लें, इस पे इसका वेपर प्रेशर क्या है, आप फिर टेम्परेचर बढ़ा लो 30 कर दो, इस पे इसका वेपर प्रेशर ले लो, आप 40 डिग्री सेंटीग्रेड कर दो, इस पे इसका, यानी मुख्तलिफ टेम्परेचर पर इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है, इस प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या है, उसको आप मालूम कर लें और आप एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। उस ग्राफ में इसको आप पुट करेंगे। ग्राफ क्या है जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये जो ग्राफ है ना, इस ग्राफ में मैं एक्स एक्सेस के ऊपर टेम्परेचर लेता हूं और वाई एक्सेस के ऊपर मैं वेपर प्रेशर लेता हूं। अब पहले मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा फॉर प्योर लिक्विड, फॉर सॉल्वेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, जब मैं डिफरेंट टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर को प्लॉट करता हूं तो मेरे पास ये एक राइजिंग कर्व आती है। मैं इस कर्व को ए बी से रिप्रेजेंट करता हूं। अब इस कर्व में 2-3 पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। माय डियर स्टूडेंट, एट हाई टेम्परेचर द स्लोप ऑफ द कर्व इज ग्रेटर। अब ये ग्रेटर स्लोप हमें क्या कन्विंस करता है, ये ग्रेटर स्लोप हमें बताता है कि हाई टेम्परेचर पर
वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस रैपिडली। जैसे जैसे अब टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, वेपर प्रेशर तेजी से लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होने का प्रोसेस फास्ट होता जाएगा, और हाई टेम्परेचर पर आपका वेपर प्रेशर तेजी से रैपिडली इंक्रीज करता है। यही वजह है कि पॉइंट बी के पास ये जो है स्लोप ऑफ द कर्व ये बहुत ज्यादा है, स्टीपनेस ऑफ द स्लोप ज्यादा है। अब पॉइंट बी पे देखेंगे, द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट दैट बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर। इसका मतलब हुआ दिस पॉइंट बी इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस प्योर सॉल्वेंट, इज ऑफ दिस प्योर लिक्विड। आप ना इस पॉइंट बी से नीचे एक्स एक्सिस पे आए, टेम्परेचर एक्सिस पे आए, तो आपके पास ये एक पॉइंट आएगा, माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज कॉल्ड द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ प्योर लिक्विड। ये बॉइलिंग टेम्परेचर, आप इसे T1 से रिप्रेजेंट कर लें। ये मेरे पास एक कर्व आ गई, दिस कर्व इज अबाउट द प्योर लिक्विड, अबाउट द सॉल्वेंट। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब मैं दूसरा काम ये करता हूं, अब मैं इसी सॉल्वेंट में मैं एक नॉन वोलाटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट ऐड करता हूं। जब सोल्यूट ऐड करूंगा, अब मेरे पास ये सॉल्यूशन बन गया, सॉल्यूशन। अब मैं सॉल्यूशन का ना टेम्परेचर वेपर प्रेशर, यानी मुख्तलिफ टेम्परेचर पर मैं इसका वेपर प्रेशर मालूम करूंगा, और वेपर प्रेशर मालूम करके उसको भी मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। कैसे, ये जरा देखिए माय डियर स्टूडेंट। अब इसी ग्राफ में जहां पे हमने प्योर लिक्विड उसका टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर हमने ग्राफ प्लॉट किया था, अब इसमें मैं मुख्तलिफ टेम्परेचर पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर उसको प्लॉट करता हूं। तो मेरे पास एक ये कर्व आएगी, दिस कर्व इज बिलो द कर्व ऑफ प्योर लिक्विड। ये वेरी सिंपल, बहुत आसान सी बात है, यही हम पीछे डिस्कस करके हैं कि जब हम सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ सॉल्यूट की वजह से सॉल्वेंट का सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर कम हो जाता है, और वेपर प्रेशर कम होने की वजह से आपके पास ये जो कर्व है ये पहले वाली कर्व से नीचे बने। दिस कर्व इज फॉर सॉल्यूशन। हम इस कर्व को CD से रिप्रेजेंट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस कर्व में भी एट पॉइंट D द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू द एक्सटर्नल प्रेशर, और इस पॉइंट D को जब आप टेम्परेचर एक्सेस पे लाते हैं तो आपके पास एक पॉइंट बनता है जिसे मैं T2 कहता हूं। दिस T2 इज एक्चुअली द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास दो चीजें आ गई, T1 दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड T2 दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन। अब हम इससे डेल्टा TB देते हैं, तो स्टूडेंट T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1, यस, T2 इज हायर टेम्परेचर, T1 इज लोअर टेम्परेचर। तो आप क्या करेंगे, आप T1 से T2 से T1 को माइनस करेंगे, तो यू विल हैव द डेल्टा TB, एंड डेल्टा TB इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। कैसे, ये देखें, मेरे पास ये है T2, दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास है T1, दिस इज द बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट ऑफ प्योर लिक्विड। दोनों को आप माइनस करेंगे, यू विल हैव डेल्टा TB, और यही डेल्टा TB जो यहां हमारा मकसद है, एंड दिस डेल्टा TB इज कॉल्ड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। मसलन अगर आप वाटर को बतौर सॉल्वेंट लेते हैं तो 760 टॉर पे T1 आपके पास आएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर आप वाटर को बतौर सॉल्वेंट, 760 टॉर एक्सटर्नल प्रेशर, अगर आप वाटर में 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करें, यू विल हैव अ सॉल्यूशन। अब उस सॉल्यूशन का 760 टॉर पे आप दोबारा बॉइलिंग पॉइंट मालूम करेंगे, तो यू विल हैव 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हमने क्या करना है, हमने T2 से T1 को माइनस करना, 100.52 माइनस 100, तो वी हैव द डेल्टा TB दैट इज 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है कि अगर आपके पास 1 मोलर सॉल्यूशन, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, तो उस 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन उसमें जो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट हुई तो वो है 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड डेल्टा TB।
ये पीछे भी मैं आपके साथ शेयर करके आया हूं, डिस्कस करके आया हूं। दोबारा जरा देखें, पीछे मैंने आपको समझाया था कि अगर आपके पास मोलैलिटी स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इधर मैं डेल्टा टी बी ले रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास 0.1 मोलर सोल्यूशन होगा तो डेल्टा टी बी है 0.052 डिग्री सेंटीग्रेड। ये मैं वाटर की बात कर रहा हूं, जब वाटर को बतौर सॉल्वेंट आप लेते हैं। और जब आप मोलैलिटी बढ़ाकर 1 मोलर कर दें, 1 मोलर, तो फिर ये भी बढ़कर 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि आप जितने गुना मोलैलिटी बढ़ाते हैं उतने गुना डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ जाती है। आपने 10 टाइम्स मोलैलिटी बढ़ाई, 10 गुना मोलैलिटी बढ़ाई, तो डेल्टा टीबी की वैल्यू भी कितनी बढ़ गई? 10 गुना, 10 टाइम्स। ये तब है, तो हमने फिर क्या कहा? हमने कहा कि डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। मैंने एक यहां पे तज़किरा किया था, मैंने कहा था कि डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने गुना मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन बढ़ती है उतने गुना डेल्टा टीबी की वैल्यू बढ़ती है, बशर्ते के यहां कंडीशन है। कंडीशन क्या है? 3 कंडीशन अगर पूरी हो, और वो 3 कंडीशंस कौन कौन सी हैं? पहली बात हमने की थी, द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होगा तो फिर डेल्टा टीबी मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन थी द सॉल्यूट शुड बी नॉन वोलेटाइल। और तीसरी कंडीशन द सॉल्यूट शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल्ड होती हैं तो फिर ये रिलेशन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब सपोज ये तीनों कंडीशन पूरी हो रही हैं तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और प्रोपोर्शनैलिटी साइन खत्म करेंगे, यू विल हैव डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू KBM। माय डियर स्टूडेंट, ये जो KBM, इसमें जो KB है ना, KB इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यहां पे ये जो KB है स्टूडेंट, ये KB हमें 2 बातें बता रहा है। दिस वन इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, ये याद रखना है, पीछे भी हम पढ़ के हैं। KB इज कॉल्ड मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। दिस वन इज आल्सो कॉल्ड अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। अबिलियोस्कोपिक, EBULLIOSCOPIC, अबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। ये आपके पास आ गया KB, एंड द वैल्यू ऑफ KB डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट। KB अलग चीज है, डेल्टा टीबी अलग चीज है। डेल्टा टीबी इज अ कलेक्टिव प्रॉपर्टी, KB इज अ कांस्टेंट। Delta TB depends upon the number of particles in the solution, while KB depends upon the nature of solvent. ये अलग अलग बातें। For water, delta TB may be 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड, मे बी 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा TB की वैल्यू डिफर करती है, लेकिन the value of delta TB depends upon the molality of solution, but the value of KB depends upon the nature of the solvent. If you use water as solvent, then the value of KB will be 0.52 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टूडेंट, हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास आ गया डिटर्मिनेशन ऑफ मोलेकुलर मास। One of the application of collective property is that it helps us to determine the molecular mass, molar mass of substances. कैसे? देखें, हमने ना पढ़ा था मोलैलिटी। स्टूडेंट, मोलैलिटी के बारे में हमने पढ़ा था कि मोलैलिटी, इसको ना स्मॉल m से रिप्रेजेंट करता हूं, दैट इज इक्वल टू mass of solute over molar mass multiply by 1 over mass of solvent in kg। कुछ इब्तदाई बातें, कुछ छोटे छोटे पॉइंट। मैंने आपसे कहा था कि जब भी आपने 1 लेना ना, 1 लेना, सबस्क्रिप्ट 1 इट इज फॉर सॉल्वेंट एंड सबस्क्रिप्ट 2 इट इज फॉर सोल्यूट। ये पिछले दोनों लेक्चर्स में भी
कलेक्टिव प्रॉपर्टीज के पिछले दोनों लेक्चर, उसमें भी मैंने इसका तज़किरा किया। हम जो मैस है ना, मैस को हम W से लेते हैं, तो मैस ऑफ सोल्यूट मीन W2, 2 फॉर सोल्यूट, मोलर मैस ऑफ सोल्यूट M2। स्टूडेंट आपके पास ना जो मैस ऑफ सॉल्वेंट आता है ना, वो केजी की बजाय अक्सर औकात ग्राम में आता है। तो अगर सॉल्वेंट का मैस ग्राम में आए नो प्रॉब्लम, अगर ग्राम में आए तो आप न्यूमिनेटर में 1000 ले लेंगे और ग्राम में जो वैल्यू आएगी उसको डिनोमिनेटर में लेंगे। और आखिरी बात, मैस ऑफ सॉल्वेंट, तो मैस ऑफ सॉल्वेंट के लिए हम लेंगे W1। तो आपके पास ये चीजें क्या आ गई, आपके पास ये आ गई मोलैलिटी स्मॉल m, मोलैलिटी दैट इज इक्वल टू, यहां पे मेरे पास W2 mass of solute over M2 into 1000 over W1। अब जो mass of solvent है मैं इसको किलोग्राम की बजाय ग्राम में लूंगा क्योंकि ऊपर मैंने 1000 लिखा। नेक्स्ट पे अभी मैंने आपको रिलेशन क्या बताया, मैंने आपको रिलेशन बताया है कि डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू KBM। अब इसमें m आपके पास आ गया, इसका मतलब है यहां m की जगह पे मैं ये वैल्यू लिखूंगा। तो माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव डेल्टा टीबी दैट इज इक्वल टू KB और m की जगह पे ये सारा फैक्ट W2 ओवर M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 ओवर W1। अब हमने क्या मालूम करना है, वी वांट टू डिटरमाइन द मोलर मास, मोलेकुलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। हमें सॉल्यूट ऑफ अ सॉल्यूट, हमें ना M2 चाहिए, वी आर इंटरेस्टेड इन M2। स्टूडेंट अगर आपने M2 लेना है तो M2 को दूसरी तरफ ले आए, इधर ले आए। जब ये इधर लाएंगे तो ये आपके पास नीचे चला जाएगा। यू विल हैव KB, दिस वन इज KB ओवर डेल्टा TB multiply by 1000 and here you have W2 over W1। ये आपके पास, this one is the formula to calculate the molecular mass of a solute with the help of delta TB, with the help of elevation of boiling point, that is a collective property। So आगे बढ़ते हैं हम, measurement of delta TB, हम ये elevation of boiling point को कैसे मालूम करते हैं? We have a method that is called Landes-Burger method। Landes-Burger method, ये MCQ भी बाज दफा आता है कि which of the following method is used to measure the elevation of boiling point। तो उसमें जो ऑप्शन दिए होंगे, the correct option is Landes-Burger method। स्टूडेंट ये मेथड जो है ना, मैं आपको ये 3 तरीकों से 3 हेडिंग्स में समझाऊंगा। हम पहले इसका apparatus डिस्कस करेंगे, फिर हम इसका प्रोसीजर उसको डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कैलकुलेशन की तरफ जाएंगे। इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप इसकी वर्किंग उसको स्टडी करें। पहले अपरेटस में आए। माय डियर स्टूडेंट, मैं अपरेटस में 4 चीजों का तज़किरा करूंगा। नंबर 1, लैंड्स-बर्जर मेथड में जो अपरेटस है उसमें पहली चीज है इनर ट्यूब। इनर ट्यूब स्टूडेंट देखें, ये मेरे पास ना इनर ट्यूब है जिसको हम लैंड्स-बर्जर मेथड में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब इस इनर ट्यूब में 2 बातें ज़हन में रखनी है। इसके एक साइड पे ये होल है, ये होल है, इस होल में से जो वेपर्स है ना वो बाहर आते हैं। और दूसरी बात, दिस इनर ट्यूब इज ग्रेजुएटेड, इसके ऊपर ग्रेजुएटेड, ये इसके ऊपर स्केलिंग है। ये 2 बातें आपने इसके अंदर, ये जो ग्रेजुएटेड इसका मकसद ये होता है कि हम इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जानना चाहते हैं और फिर हम उसकी डेंसिटी को मालूम करना होता है। दूसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे, इसमें ये 2 बातें आप लिखेंगे, याद करेंगे। पहली बात, इट हैज अ साइड होल, और दूसरी बात इन द ट्यूब में इट इज ग्रेजुएटेड। माय डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 में वी हैव द बॉइलिंग फ्लास्क। बॉइलिंग फ्लास्क, अब इस बॉइलिंग फ्लास्क में क्या क्या चीज ज़हन में रखनी है? माय डियर स्टूडेंट, बॉइलिंग फ्लास्क में ना इसको हम देखते हैं। बॉइलिंग फ्लास्क में मेरे पास ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है,
इसमें हम सॉल्वेंट की कुछ मिकदार लेते हैं, इसके ऊपर ये एक यू शेप ट्यूब है, इस यू शेप ट्यूब के एंड पे ये रोज हेड है, इस रोज हेड के अंदर ना माइन्यूट पोर्स होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं। असल में होता क्या है कि आप इधर से ना सॉल्वेंट को हीट करते हैं, ये सॉल्वेंट अपने बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर ये बॉयल करता है, इट विल प्रोड्यूस द वेपर्स, और वो वेपर्स इस यू ट्यूब से रोज हेड में आते हैं, और फिर रोज हेड से वो वेपर्स जो है ना वो इनर ट्यूब में मौजूद लिक्विड उसको हीट करते हैं। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे आप ना किसी हिली एरियाज जैसे मरी है या हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, उधर जब आप जाते हैं ना तो वहां पे आपको कॉफी या जो टी शॉप्स है उस पे आप देखेंगे ना तो उनके पास एक स्टीमर होता है। वो क्या करते हैं, वो जो कप है उसके अंदर तमाम इंग्रेडिएंट डालकर वो स्टीमर जो है उसके नीचे उसको कर देते हैं और फिर उसमें स्टीम इंजेक्ट करते हैं। स्टीम क्या करती है, स्टीम उस लिक्विड में जाकर यानी कॉफी या चाय के अंदर जाकर वो वाटर जो है वो स्टीम से लिक्विड स्टेट में आता है और अपनी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन उसको मुंतकिल करता है और यूं उस कॉफी का या टी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करता है और हाई टेम्परेचर पे जाकर वो कॉफी जो है वो काफी एंजॉयबल है। तीसरी चीज जो हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वो है नंबर 3 पे आउटर ट्यूब। पहले इनर ट्यूब थी, अब ये क्या है, आउटर ट्यूब। ये आउटर ट्यूब क्या है इसको जरा हम देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इस आउटर ट्यूब में ना मेरे पास ये आउटर ट्यूब है, इसका मकसद ये होता है कि इनर ट्यूब से जो वेपर्स आते हैं ना ये आउटर ट्यूब उन वेपर्स को कलेक्ट करती है, ये इसका मेन काम। जो आखिरी अपरेटस में हमारे पास चीज है उसकी तरफ आते हैं। जो आखिरी चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज a thermometer which can measure temperature up to, this one is very important, up to 0.01 केल्विन। मैंने एक स्टूडेंट से पूछा क्या मतलब इसका कि ये 0.01 केल्विन तक टेम्परेचर को मेजर करता है, तो कहते जी इसका मतलब ये है कि ये एब्सोल्यूट जीरो के बहुत क्लोज तक भी टेम्परेचर को मालूम, यानी ये बहुत कोल्डेस्ट टेम्परेचर उसको भी मेजर कर सकता है। आंसर ये नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इसका मतलब है कि दिस थर्मोमीटर it can measure temperature up to an accuracy of 0.01 केल्विन। इस हद तक एक्यूरेटली ये टेम्परेचर को मेजर करता है। दिस थर्मोमीटर इज कॉल्ड बेकमैन थर्मोमीटर, बेकमैन्स थर्मोमीटर। ये जो मैं बात आपको स्टूडेंट बता रहा हूं ना ये भी अक्सर एमसीक्यू पूछा जाता है कि बेकमैन थर्मोमीटर कैन मेजर टेम्परेचर अप टू, तो द आंसर है अप टू 0.01 केल्विन। मैं कहना क्या चाहता हूं जरा इसको देखें। ये मेरे पास ना बेकमैन थर्मोमीटर है, ये 0.01 केल्विन तक टेम्परेचर एक्यूरेटली मेजर करता है। क्या मतलब, इस बेकमैन थर्मोमीटर में अगर आप जरा क्लोज जाके देखेंगे ना तो आपके पास ये है, सपोज दिस वन इज 230 केल्विन और ये ऊपर जो आपके पास मार्क है ये 231 केल्विन है। माय डियर स्टूडेंट, अगर ये 230 और 231 के दरमियान जो हिस्सा है इसको मैं 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता हूं तो इसका मतलब ये पहले वाला जो है ये 230.1, ये दूसरा 230.2, 230.3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि 230.1 और 230.2 के दरमियान जो है ये 0.1 केल्विन का डिफरेंस है। लेकिन अगर मैं ये मजीद क्लोज होके मैं ये 230.1 और 230.2 इसके दरमियानी हिस्सा को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो इसका मतलब हुआ कि हर पार्ट जो है ना दैट इज 0.01 केल्विन। तो इसका मतलब हुआ कि जो हमारे पास बेकमैन थर्मोमीटर है इट कैन मेजर टेम्परेचर अप टू एन एक्यूरेसी ऑफ 0.01 केल्विन।
ये हमारे पास वो सारी चीजें हैं, ये अपरेटस है जिसमें हमने 4 चीजों को पढ़ा। अब आए हम प्रोसीजर को डिस्कस करते हैं। प्रोसीजर में मैं ये जो अपरेटस है इसकी सेटिंग करूंगा और फिर मैं पहले सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट मालूम करूंगा, उसको मैं T1 से रिप्रेजेंट करूंगा और उसके बाद यानी मैं पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट लूंगा, पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, इसको T1 से हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसके बाद मैं उस सॉल्वेंट में सॉल्यूट ऐड करूंगा, मेरे पास सॉल्यूशन बनेगा, फिर मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसको मालूम करूंगा, ये मेरे पास T2 आएगा और मुझे पता है कि T2 माइनस T1 दैट इज कॉल्ड डेल्टा TB, ये मेरे पास आ जाएगा। अब ये T1 T2 इसको मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, इसको मैं मालूम कैसे करूं, जरा देखें माय डियर स्टूडेंट। ये मेरे पास लैंड्सबर्गर मेथड, उसका मुकम्मल अपरेटस जिसके हमने 4 पार्ट्स पढ़े। अब इसमें देखें, आप पहले ये काम करेंगे कि ये जो इनर ट्यूब है ना, इसमें आप सॉल्वेंट लेंगे, सॉल्वेंट, अ नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको आप लेंगे और सॉल्वेंट के अमाउंट को हम W1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो W1 अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, उसको ग्राम में ले लें। सपोज आपने 40 ग्राम सॉल्वेंट ले लिया, उसको आपने इनर ट्यूब में लेना है विच इज ग्रेजुएटेड, जिसके एक साइड पे होल है। अब आपने ना ये बॉइलिंग फ्लास्क जो है, आपने इसके अंदर भी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट वो ले लेना। अब आप क्या करेंगे, आप इस बॉइलिंग फ्लास्क को हीट करेंगे। जब आप हीट करेंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट पे जाकर ये बॉयल करेगा, इट विल प्रोड्यूस द वेपर्स, और वेपर्स जो है वो यू शेप ट्यूब से आएंगे रोज हेड में, और रोज हेड से वो जो वेपर्स हैं वो उस सॉल्वेंट पे ऐड होते जाएंगे और वो जो वेपर्स हैं वो उस सॉल्वेंट का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। बेकमैन थर्मोमीटर की रीडिंग हमें बता रही होगी कि जैसे जैसे रोज हेड से वेपर जो हैं वो सॉल्वेंट में ऐड होते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। मैंने एक सेंटेंस आपको बोला था कि ये जो वेपर्स हैं दे इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट ड्यू टू देयर लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। जब वेपर लिक्विड का हिस्सा बनता है तो उस दौरान वो हीट रिलीज करता है, दैट इज एक्सोथर्मिक अप्रोच। कंडेंसेशन इज एन एक्सोथर्मिक अप्रोच and due to that condensation the temperature of the solvent increase। स्टूडेंट आपने केयरफुली से ऑब्जर्व करना है, एक वक्त आएगा जब ये इनर ट्यूब में मौजूद लिक्विड, जो प्योर लिक्विड है, जो सॉल्वेंट है, ये बॉयल करना शुरू करेगा, दैट इज कॉल्ड T1, दैट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब आपने कुछ देर के लिए ये वेपर्स की सप्लाई कट ऑफ कर दी। अब आप क्या करेंगे, आप इसके अंदर अ नोन अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट ऐड करेंगे। सपोज आपने 5 ग्राम सॉल्यूट ऐड किया, नाउ यू हैव द सॉल्यूशन। अब आप इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जानना चाहते हैं, दोबारा से वही एक्टिविटी क्या करेंगे, आप दोबारा से बॉइलिंग फ्लास्क को हीट करेंगे, वेपर्स प्रोड्यूस होंगे और वो रोज हेड के जरिए उस सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, एक वक्त आएगा कि सॉल्यूशन बॉयल करना शुरू करेगा। व्हेन द सॉल्यूशन जस्ट स्टार्ट बॉइलिंग, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, और आप वो थर्मोमीटर से टेम्परेचर T2 उसको नोट कर लेंगे। स्टूडेंट आपके पास T1 भी आ गया, आपके पास T2 भी आ गया, तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि T2 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा TB। इस तरह आप इस डिफरेंस से एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इसको मालूम कर लेते हैं। साथ ही साथ आपने उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम भी मालूम करना है। यू वुड आल्सो नोट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी आप मालूम करेंगे। स्टूडेंट इस प्रोसेस के दौरान जो हमारे पास एक्स्ट्रा वेपर्स प्रोड्यूस होते हैं वो साइड जो होल है उसके जरिए आउटर ट्यूब में आ जाते हैं और आने की वजह से वो उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते और यूं आप एक्यूरेटली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट एज वेल एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इसको मालूम कर लेते हैं। लास्ट पे हमने कैलकुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट ये अभी आपने फॉर्मूला जो है इसको मालूम किया, Kb दैट इज वन इज अ कांस्टेंट। अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करते जाएंगे, वाटर की बजाय बेंजीन, बेंजीन की बजाय ईथर, ईथर की बजाय एसिटिक एसिड, एथेनॉल, अगर आप सॉल्वेंट को चेंज करते जाएंगे Kb की वैल्यू भी चेंज होती जाएगी। और डेल्टा TB दैट इज डेल्टा TB T2 माइनस T1, W2 दिस वन इज द वेट ऑफ सॉल्यूट,
W1, दिस वन इज द वेट और mass ऑफ सॉल्वेंट। ये तमाम वैल्यूज यहां पुट करेंगे, द आंसर विल बी द मोलर mass ऑफ सोल्यूट। 2 आ गया ना, मोलर mass ऑफ सोल्यूट। स्टूडेंट आज का ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था। ये लेक्चर और इससे नेक्स्ट लेक्चर जो होगा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इन दोनों टॉपिक में से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपने इनको अच्छी तरह याद करना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।